हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप और उस पर जाकर आप हमारा प्रयोगशाला सहायक का कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको ये कोर्स परचेज़ करना है या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आपका प्रयोगशाला सहायक कोर्स का ही एक टॉपिक है। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में ये हमारा पहला लेक्चर होगा इस यूनिट का। तो हाइड्रोकार्बन्स देखिए क्या होते हैं आपके। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि आपके हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड यानी संतृप्त हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड असंतृप्त हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब, संतृप्त का मतलब क्या होता है कि सारे कार्बन के जो बॉन्ड्स है, ठीक है, कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल आबंध होंगे। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, द्विआबंध भी हो सकता है, त्रिआबंध भी हो सकता है, तो आपके अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर दो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में आपके आते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, एल्केन्स में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और एल्केन्स में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइंस में क्या होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, आपकी एक होमोलोगस सीरीज बनाती है, सजातीय श्रेणी, जिसमें इनका एक सेम जनरल फॉर्मूला होता है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक होता है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। हम कोई फंक्शनल ग्रुप अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उसी की सीरीज बन जाती है। मान लीजिए एल्कोहल ग्रुप मैंने एल्केन सीरीज में इंट्रोड्यूस किया, एल्केन के आपके मेंबर्स कैसे होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल इंट्रोड्यूस कर देंगे तो मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन्स को डिटेल में। एल्केन्स क्या है, आपके सारे के सारे जो आपके कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो सब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र अगर आप इसका देखेंगे तो क्या है, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। n की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो CH4 बनेगा। ये CH4 होता है आपका एल्केन सीरीज का पहला मेंबर। मीथेन जो कि मार्श गैस भी कहलाती है क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में मिलती है। ठीक है, दलदली जो एरियाज होती है मार्शी प्लेसेस में, और जो बेसिकली कोल माइंस वगैरह आपकी होती है उसमें होती है, ऊपर से उसमें मीथेन गैस होती है। अब देखिए, जो एल्केन्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं आपकी सामान्य परिस्थितियों में, यानी कि उसके ऊपर आसानी से एसिड बेस और रिएजेंट्स जो होते हैं उनका अटैक नहीं हो सकता, और इसीलिए इनको कहा जाता है पैराफिन्स। ठीक है, पैराफिन्स का मतलब, पैरा वर्ड जो है वो पैरम से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल या कम, और एफिनिस का मतलब होता है एफिनिटी यानी क्रियाशीलता। तो क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इनर्ट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। अब फर्स्ट मेंबर CH4 की अगर हम बात करेंगे तो CH4 का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। टेट्राहेड्रल, यहाँ पर कार्बन का जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है वो s ऑर्बिटल होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1s के साथ यहाँ पर ओवरलैपिंग करता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। C और C सिंगल बॉन्ड की जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है, और C और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 112 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो ये था थोड़ा एल्केन्स के बारे में बेसिक। अब देखते हैं प्रिपरेशन कैसे बनती है, यानी विरचन हम कैसे देखेंगे कि प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है एल्केन्स को। तो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला है आपका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि आपके असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले, हम उनका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लिया इथीन। ठीक है, आपकी जो एल्कीन सीरीज होता है उसका फर्स्ट मेंबर होता है इथीन। ठीक है, मीथेन कुछ नहीं होता, इथीन होता है। अब देखिए इसमें इथीन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। H2 है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट। प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ तो सामान्य परिस्थितियों में भी कर लेता है, निकल के साथ थोड़ा टेम्परेचर हमें हाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और फिर ये क्या होगा, रिडक्शन होके हमें इथेन मिल जाएगा। तो एल्केन प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन। अब दूसरा मेथड है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं आपके, एल्काइल ग्रुप अगर कोई भी है, जैसे मान लीजिए CH4 में से एल्काइल ग्रुप मैंने एक H रिमूव किया, एल्काइल हो गया, यहाँ के साथ मैंने एक हेलोजन लगा दिया, ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं आपके, उनसे हम बना सकते हैं आपके एल्केन्स। कैसे बना सकते हैं, देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, जिंक डस्ट और एसिड की प्रेजेंस में आप अगर एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपको मिल सकता है यहाँ पर एल्कीन। जैसे CH3Cl है,
H2 इसमें हम ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड H पॉजिटिव, यानी कि आपका जो मीडियम है वो एसिडिक है, तो हमें मीथेन मिल रहा है और साथ में HCl मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, फ्लोराइड जो है आपके वो इससे नहीं बन सकते, क्लोराइड ब्रोमाइड आइड्रेट्स वगैरह बन सकते हैं, फ्लोराइड्स आप इससे नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट है आपकी वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है वुड्स रिएक्शन से। वुड रिएक्शन कैसी होती है, आप क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम, ठीक है, सोडियम इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्या, शुष्क ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो बनाते हैं एल्केन्स। अब इससे बनते हैं आपके इवन कार्बन एटम के एल्केन्स, इवन, ठीक है, सम कार्बन परमाणु। CH3Br ये रहा BrCH3, क्या होगा, यहाँ पर आपने जो सोडियम लिया है, सोडियम क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बना के अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री, एक वैलेंसी यहाँ फ्री है, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, CH3 इथेन बना देंगे। हमें इवन कार्बन एटम्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऑड वाले नहीं ले सकते, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक इथेन लिया, ठीक है, आप कहें कि अगर मैं 3 वाला बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके का अगर आप कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे ये, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन जाता है। हो सकता है आपका क्या बने, प्रोपेन बने, आपका यहाँ ब्यूटेन भी बन सकता है, साथ ही साथ इथेन भी बन सकता है। अगर 2 ये रिएक्ट कर गए एक साथ Na के साथ, ठीक है, तो ये आपका इथेन बन जाएगा। अगर 2 ये वाले आ गए तो आपका क्या, ब्यूटेन बन जाएगा। अगर ये दोनों आए तो प्रोपेन बन जाएगा, तो मिक्सचर बन जाएगा एक, ठीक है, मिश्रण हो जाएगा, उसमें आपके पास इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, और इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के एल्केन्स नहीं लेंगे, आप एक ही टाइप का एल्केन लेंगे, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाता है और ये हो जाता है आपका एल्केन। इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया। थर्ड है आपका फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवणों से, ठीक है। तो बेसिकली आप सोडा लाइम का यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। आपने क्या लिया, यहाँ पर सोडियम एसीटेट लिया, ठीक है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का ट्रीटमेंट आप सोडा लाइम से करा रहे हैं, और सोडा लाइम होता क्या है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaO क्या है आपका क्विक लाइम, ठीक है। इनकी ये जो मिक्सचर है, इसके साथ आप सोडियम एसीटेट को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा एल्केन और साथ में आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये आपका CO2 ये रिमूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ से CO2 रिमूव हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसको आप क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन या बी कार्बोक्सिलीकरण भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज कर सकते हैं, कोल्बे का विद्युत अपघटनीय विधि। क्या करेंगे आप, सोडियम एसीटेट आपने लिया, वाटर में इसका मिक्स किया और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में आपको यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, सम आपको मिलेंगे परमाणु, कार्बन परमाणु। तो इथेन आपको मिला, साथ में आपको CO2 मिला और साथ में हाइड्रोजन और NaOH अलग हो गया। तो ये जो CH3 आपको मिला है, ये आपको मेन प्रोडक्ट था आपका एल्केन। अगर हम अलग अलग देखें कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है तो कैसे होगी, तो पहला स्टेप आपका क्या है, ये जो सोडियम एसीटेट है ये इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, एसीटेट आयन और Na पॉजिटिव आयंस में ये टूट जाएगा। इसके बाद एनोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर आपके जो एसीटेट आयंस है, एसीटेट आयन कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका एसीटेट फ्री रेडिकल में। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ हमने 2 यहाँ पर एसीटेट आयन लिए हुए हैं, तो एक जो एसीटेट आयन है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या हो गया आपका एक फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, मुक्त मूलक। तो एसीटेट मुक्त मूलक यहाँ आपको मिल गया, साथ ही साथ यहाँ CH3 फ्री रेडिकल मिला है और यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुई है। कैथोड पे क्या रिएक्शन चल रही है, कैथोड पे आपकी ये रिएक्शन चलती है कि H2O जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके OH नेगेटिव और H फ्री रेडिकल बनाता है और H फ्री रेडिकल 2 H फ्री रेडिकल एक साथ मिलके H2 कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपकी जो एल्केन वाली रिएक्शन है वो क्या होगी, ये जो CH3 फ्री रेडिकल आपको मिला है, CH3 फ्री रेडिकल 2 आपके कंबाइन होंगे और आपको क्या मिलेगा, CH3 ये जो आपको यहाँ पे मिला, ठीक है, इथेन। तो इस तरीके से आपकी ये प्रिपरेशन होती है। अब देखते हैं एल्केन्स की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इनके भौतिक गुण क्या होते हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो आपके एल्केन्स जो हैं ये कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, अध्रुवीय हैं। अब अध्रुवीय क्यों है, क्योंकि आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये आपका नॉन पोलर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी, तो ये नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय मॉलिक्यूल होंगी। फिर अगर हम इनके अवस्था की बात करें किस तरीके की होती है, तो C1 से C4 यानी आपका जो एल्केन मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक है, ठीक है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 कंटेनिंग एल्केन तक, ये होती है गैसेस। गैसेस इसलिए होती हैं क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर आपके इंट्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं वीक वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस। तो वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन आप जानते हैं थोड़े से दुर्बल आपके इस तरह के आकर्षक बल हैं, जिसकी वजह से ये अवस्था ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो इसलिए क्या होगी, आपकी गैसियस अवस्था होगी। फिर C5 से लेकर C17 तक जो होते हैं वो आपके लिक्विड्स होते हैं, और C18 यानी 18 कार्बन का अगर आपका एल्केन है उससे ऊपर जितने भी आपके होंगे एल्केन्स वो सब किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड्स फॉर्म में होंगे। अब देखिए थर्ड है आपका, ये है कलरलेस और ओडरलेस, यानी कि जो एल्केन्स होते हैं वो रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इसमें हमारा रूल लगता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर पोलर हमारा कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, यानी अगर ध्रुवीय है हमारा यौगिक तो वो एक ध्रुवीय विलायक में ही घुल सकता है, और अगर अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। तो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कह सकते हैं, उनमें आपके एल्केन्स घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे बेंजीन हुआ, इथेनॉल हुआ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हुआ, उसमें सॉल्युबल होते हैं। फिर देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे जैसे कार्बन आपके इंक्रीज होते जाएंगे एल्केन्स में, वैसे वैसे ये बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान यानी जो मॉलिक्यूलर मास है जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बढ़ता जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ, अगर हम आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो ब्रांचिंग के साथ ये डिक्रीज होता है। यानी अगर मैं पेंटेन की बात करूँ, आपके 3 टाइप के आइसोमर्स कौन से होते हैं, आपका होता है नॉर्मल पेंटेन, फिर होता है आइसोपेंटेन, फिर होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। तो अगर नियोपेंटेन की अगर मैं बात करूँ तो नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा आइसोपेंटेन का, और सबसे ज़्यादा होगा नॉर्मल चेन जो आपका पेंटेन होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम इसको शाखाएं इसकी बना देते हैं कंपाउंड की, तो उसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया होता है, उसका पृष्ठ होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है और वो एक गोलाकार, एक स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है। और इस फॉर्म में आने के बाद जो आपके फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं ना, अट्रैक्टिव फोर्सेज, वो थोड़े वीक पड़ जाते हैं, उनको ओवरकम करना आसान हो जाता है, आसानी से जो है ये बॉयल किए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर शाखाएं बढ़ती हैं, अब आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेंटेन की आइसोमर्स की अगर बात करें तो तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसमें शाखाएं सबसे ज़्यादा होगी उसमें ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी क्वथनांक उसका कम होगा। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी इनकी रासायनिक गुणों की। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमें देखनी है वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन हमने पहले भी देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में। क्या होता है, जहाँ पर एक परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करा रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है कि अगर मैं एल्केन कंपाउंड लूंगी तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या होगा, एक हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा एक हेलोजन। हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, आपका क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। तो अब देखते हैं रिएक्शन, देखिए क्या होती है। मीथेन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराएंगे, अच्छा ये रिएक्शन जो होती है ना, हेलोजिनेशन जो है उच्च तापमान पर होता है, ठीक है, कम से कम 575 से के आसपास जो आपका केल्विन टेम्परेचर है वो होना चाहिए। तो उच्च तापमान पे होता है, और या फिर आपकी डिफ्यूज लाइट या अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना आपकी लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये रिएक्शन पहले कर चुके हैं एक वीडियो में। ये क्या है, आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। CH4 की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 लाइट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया और इसकी जगह पे एक Cl आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका CH3Cl और HCl अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप CH3Cl को फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक और H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो क्या होगा, CH2Cl2 बन जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। ये तब तक होता है जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। हो सकती है रिएक्शन आगे कंटिन्यू कर सकती है रिएक्शन। अच्छा, अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा क्रिया, बहुत ही वायलेंट, एकदम प्रचंड रूप से ये रिएक्ट करता है, बहुत ही तेजी से, इतना कि ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है रिएक्शन, ठीक है, अनकंट्रोल हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो इसको कंट्रोल में करना पड़ता है। तो फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है एल्केन्स की हेलोजिनेशन की, वो सबसे तेज होती है, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर लास्ट में सबसे कम जो रिएक्टिविटी है वो आपकी आती है आयोडीन की। आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेना पड़ता है, तब उसके साथ ये अभिक्रिया होती है। जैसे कि हम मीथेन की रिएक्शन अगर I2 के साथ करा रहे हैं तो आप देखिए ये रिवर्सेबल है,
पूरी तरीके से कन्वर्ट हो भी नहीं रहा है, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, और ये रिएक्शन स्लो भी बहुत है। CH3I बन रहा है HI। हमें यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे HiO3 हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, उसकी प्रेजेंस में जो है I2 बनता जाता है और फिर इसके बाद रिएक्शन होती है। अच्छा, अगर रिएक्टिविटी हमें देखनी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्केन कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, तो आपका जो तृतीयक यानी 3 डिग्री होता है, टर्शियरी एल्केन, ये सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी करता है, फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होती है आपकी प्राइमरी यानी प्राथमिक एल्केन की। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आते हैं मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म फॉलो करता है आपका हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि। 3 स्टेप्स है इसके। पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, प्रारंभन। सबसे पहले तो फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। तो क्या होता है, क्लोरीन का जो आपका मॉलिक्यूल है Cl2, वो लाइट की प्रेजेंस में इसमें हो जाती है होमोलिसिस, सम अपघटन। सम अपघटन हो जाएगा। सम अपघटन का क्या आपका रिजल्ट निकलता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयरिंग में थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इनिशिएशन स्टेप है, यानी कि आपका प्रारंभन। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है, यहाँ से रिएक्शन शुरू होती है। अब ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, अब ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगी, प्रोपगेशन, संचरण होगा। अब रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी, ये फ्री रेडिकल आपका मीथेन के साथ रिएक्ट कर सकता है। मीथेन के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, एक H यहाँ से ले लेगा, अपने आप H एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, उसके साथ ये HCl बना देगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये CH3 फ्री रेडिकल बन गया। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो हमारा बना है, ये फिर आगे रिएक्शन में बढ़ सकता है। क्या करेगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक कर सकता है और इससे क्या बनेगा, एक Cl तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर एक Cl फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पर। तो मेन प्रोडक्ट जो हमारा एक बन रहा है, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को लेके चलूँ, तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा फर्स्ट 2 स्टेप से ही बन जा रहा है, A और B। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है, और भी स्टेप्स होते हैं और बहुत तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम जैसे 2 दिखा रखी मैंने, CH3Cl जो आपका बना है, वो फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके CH2Cl फ्री रेडिकल बना सकता है और HCl बन सकता है। ये भी हो सकता है कि CH2Cl फ्री रेडिकल जो है आपका, ये फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करे और फिर से हमारा क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन जाए। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं, बहुत तरह के कंपाउंड यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, ये है आपका प्रोपगेशन। टर्मिनेशन कब होगा, समापन, रिएक्शन खत्म कब होगा, जब रिएक्टेंट जो है यूज अप हो जाता है या फिर फ्री रेडिकल अगर आपको ना मिले रिएक्शन में, तो आपकी जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या हो सकता है, स्टेप्स ऑफ टर्मिनेशन के हो सकते हैं, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दे। ठीक है, या फिर CH3 2 फ्री रेडिकल मिथाइल रेडिकल्स जो है आपके, ये रिएक्ट कर जाए एक साथ और C2H5 इथेन बना दे। या फिर ये भी हो सकता है कि CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल एक साथ आपके जो है रिएक्ट कर जाए और CH3Cl बना दें। अब ये क्या है, ये सब स्टेबल है, ये रिएक्टिव थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो याद रखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या आपका जो है चलता है किसमें, हेलोजिनेशन में। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में से कभी कभी स्टेप भी पूछ लेते हैं। जैसे आपको कोई रिएक्शन लिख के दे दी कि पूछेंगे कि कौन से उस पर आ रही है। ठीक है, इनिशिएशन में आ रही है, प्रोपगेशन में आ रही है, टर्मिनेशन में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं कंबशन। कंबशन यानी दहन। देखिए, कंबशन मैंने हमेशा बताया क्या होता है आपका, कोई भी आप कंबशन करा रहे हैं किसी भी यौगिक की, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ आप उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो CH4 मीथेन जो है आपका, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कंबशन के प्रोडक्ट्स हमेशा आपको क्या मिलेंगे, CO2 एंड वाटर, प्लस इसमें बहुत ही आपको हाई इसमें एनर्जी रिलीज होती है, या तो वो लाइट के फॉर्म में होगी या हीट के फॉर्म में होगी। ठीक है, ये कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है, जब पूर्ण रूप से दहन हो रहा है। इसीलिए जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि आपके एल्केन्स होते हैं, इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनकी जब कंबशन होती है तो बहुत एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, -890 किलोजूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। माइनस साइन लगाए क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर जनरल एक फॉर्मूला देखना है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, CnH2n+2 प्लस यहाँ पे बता रखा है कितने ऑक्सीजन लेने, कितनी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और कितने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन अगर होती है, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है वायु के यहाँ पर, तो यहाँ मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होकर आपको मिलता है कार्बन ब्लैक, यानी कार्बन कज्जल हिंदी में कहते हैं इसको, कार्बन ब्लैक मिलता है और H2O मिलता है। और ये जो कार्बन ब्लैक है ये आपका यूज़ होता है आपके एज अ फिलर यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, इसके अलावा आपका यूज़ होगा ये प्रिंटर इंक में, जो आपकी इंक वगैरह होती है स्याही, उसमें ये काम में आता है। ये जो कार्बन ब्लैक आपका बनता है तो ये आपका यूज़ होता है
प्रिंटर इंक्स में, ठीक है, इसकी स्याही वगैरह बनाई जाती है और एज फिलर ये इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यानी नियंत्रित ऑक्सीकरण। तो एल्केन्स का अगर आप कंट्रोल्ड कंडीशंस पे, अब कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर यानी तापमान, दबाव और जो आपके कंडीशन है उत्प्रेरक की, ठीक है, एक उपयुक्त उत्प्रेरक सूटेबल कैटलिस्ट को आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ता है, तब आप इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए मीथेन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ करी, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको मिलता है यहाँ मिथेनॉल, ठीक है, OH ग्रुप आ गया यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिला, ये मिथेनॉल, तो एल्कोहल प्रिपेयर हो गया हमारा। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, हीटिंग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है एल्डिहाइड, HCHO क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, मिथेनल, तो एल्डिहाइड मिल सकता है आपको। इसके अलावा अगर आप इथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट, ठीक है, मैंगनीज एसीटेट आपका यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो आपको या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो आपको मिलता है यहाँ पर एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड और वाटर। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंडीशंस जब हमने प्रोवाइड करी तो हमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एल्कोहल मिल रहा है, यहाँ एल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ पर एसिड मिल रहा है। अच्छा, अब टर्शरी यानी 3 डिग्री आपका जो एल्केन होता है उसको अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे, जिसमें आपके पास देखिए क्या है, एक हाइड्रोजन ये वाला उपस्थित है, 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये हाइड्रोजन उपस्थित है, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन से क्या बन गया है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, एल्कोहल बन गया यहाँ पर। वैसे आपके जो टर्शरी एल्केन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। आइसोमराइजेशन नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है यानी समावयवन। अब देखिए आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने नॉर्मल हेक्सेन लिया है, नॉर्मल हेक्सेन मतलब मैंने इसको यहाँ कंडेंस फॉर्म में लिखा है, इसे आप खोल के लिखेंगे तो पूरी एक स्ट्रेट चेन बनेगी, ठीक है, एक पूरी श्रृंखला बनेगी ये CH2 की। तो नॉर्मल हेक्सेन को आप क्या कर रहे हैं, अगर एनहाइड्रस यानी कि ड्राई यानी शुष्क AlCl3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड की उपस्थिति में, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आइसोमर्स मिलेंगे। एक आइसोमर आपकी ये बनी, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन बन गई, और दूसरी आइसोमर आपकी ये बनी 3 मिथाइल पेंटेन बन गई। तो यहाँ पर एन हेक्सेन यानी हेक्सेन का यहाँ पर आइसोमर्स क्रिएट हो गई हमारी एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कराने पर, इस रिएक्शन को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। फिर नेक्स्ट आती है आपकी एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटिकरण होता है। अब देखिए एरोमेटिकरण आपका होगा जो आपके 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन या उससे ऊपर के कार्बन एटम्स की जो एल्केन्स होते हैं वो देते हैं आपके एरोमेटिक रिएक्शंस। तो देखिए एरोमेटिकरण कैसे होगा, ये आपका 6 कार्बन, ये एक्चुअली स्ट्रेट चेन ही है, मैंने बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया ताकि आसानी से आपके समझ में आए कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की चेन है, ये क्या है आपका हेक्सेन है। हेक्सेन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रीट कराने, यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, या तो क्रोमियम ऑक्साइड ले लीजिए, या वेनेडियम और पेंटा ऑक्साइड ले लीजिए, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से लेकर 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर लेंगे तो ये क्या बनाता है, ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये H2 हट जाते हैं और यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाता है और डबल बॉन्ड्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग यहाँ पर बन जाती है आपकी, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्योंकि आपका बेंजीन जो होता है एरोमेटिक होता है, तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिकरण या एरोमेटाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी 6 कार्बन या उससे ऊपर के जितने कार्बन एटम्स वाली चेन होती है वो देती है आपकी ये रिएक्शन। फिर है आपकी रिएक्शन विद स्टीम, भाप के साथ अभिक्रिया। भाप के साथ अभिक्रिया अगर होगी तो यहाँ पर क्या है, देखिए वाटर के साथ अगर हमने मीथेन की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर यहाँ पर क्या लेना है 1273 केल्विन, बहुत ही हाई टेम्परेचर है क्योंकि स्टीम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस यानी ताप अपघटन। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके हायर एल्केन्स होते हैं, हायर एल्केन्स मतलब जिसमें कार्बन जो आपके एटम्स है बहुत ज़्यादा हैं, उन एल्केन्स को जब आप बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो लोअर एल्केन्स में, लोअर एल्केन्स यानी कम कार्बन एटम वाले जो आपकी कंपाउंड्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं, उनमें टूट जाते हैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं पायरोलिसिस, हिंदी में कहते हैं ताप अपघटन या फिर क्रैकिंग भी कहा जाता है या भंजन, ठीक है। तो C6H14 एक हायर एल्कीन हमने लिया, हेक्सेन जो है आपका, इसकी अगर आप 773 केल्विन तक इसको हीट करेंगे तो ये आपके छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है, स्मॉलर एल्केन्स, लोअर एल्केन्स में, C6H12H2 बन सकता है, ठीक है। ये तो आपका
इथीन हो गया। फिर इसके अलावा आपका ये हो सकता है C4H8 और ये आ गया C3H6, C2H4, CH4, यहाँ C2H6। तो आपके ये कंपाउंड्स यहाँ पर प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम C6H14 की हीटिंग करें। तो हमें हाइयर एल्केन से क्या मिल रहे हैं, लोअर एल्केन्स मिल रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं आप, क्रैकिंग या भंजन। अब C12H26 डोडेकेन की अगर आप क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, यानी 973 केल्विन तक आप उसे हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, हेप्टेन मिल रहा है, पेंटीन मिल रहा है, अदर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये भी क्या हो रही है, यहाँ पर क्रैकिंग हो रही है, पायरोलिसिस हो रही है। इसके अलावा जो आपका पेट्रोलियम गैस है या कैरोसिन गैस है, वो सब भी आपके इसी प्रिंसिपल पर बनती है, ठीक है, इसी सिद्धांत पर बेस्ड है। वहाँ पर आपकी हीटिंग की जाती है जिससे कि वो टूट जाता है आपके लोअर एल्केन्स। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कन्फर्मेशंस यानी संरूपण। तो देखिए एल्केन्स में कन्फर्मेशंस किस तरीके से हो सकती हैं। हमें पता है एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इस सिंगल सिग्मा बॉन्ड में के अराउंड इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, ठीक है, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है वो क्या होता है, पूरा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, पूरा एक बराबर होता है इस बॉन्ड के पूरे अराउंड, इस अक्ष के चारों तरफ। तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये घूम सकता है, ये रोटेट हो सकता है। इसके रोटेट होने से इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पर यानी इलेक्ट्रॉन अब्र पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन हो सकता है, रोटेशन का मतलब घूमना, ठीक है, ऐसे ये घूमना, तो घूम अगर ये सकता है तो फ्री रोटेशन की वजह से स्पेस में ये जो हमारा एल्केन है बहुत सारे अरेंजमेंट्स ले सकता है। क्योंकि जब ये घूमेगा तो इसके साथ मान लीजिए हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं उनकी स्थिति भी तो स्पेस में अलग अलग हो जाएगी, उनका अरेंजमेंट जो है स्पेस में डिफरेंट होगा ना। तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशंस कहते हैं, कन्फर्मर आइसोमर्स कहते हैं या फिर रोटामर्स कहते हैं, ठीक है, रोटेशन की वजह से हो रहा है इसलिए रोटामर्स भी कहते हैं। कन्फर्मेशंस को संरूपण कहते हैं, कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशन आइसोमर्स संरूपणीय समावयव होते हैं, रोटामर्स यानी घूर्णी। तो हो किस वजह से रहा है, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो रोटेशन रिजल्ट्स इन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स इन स्पेस, त्रिविम व्यवस्थाएं बहुत सारी बन जाती है, स्पेस में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें कन्फर्मेशंस देखने को मिलती हैं। अब देखिए इन कन्फर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो है आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन, दूसरा है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन हम देखते हैं पहले, एग्जाम्पल हम इथेन का ले रहे हैं। इथेन आपका क्या होता है, इथेन होता है आपका CH3CH3, ठीक है। और ज़्यादा खोल के लिख देती हूँ, ये इस तरीके का होगा, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो देखिए सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है उसे तो ये लिया गया, ठीक है, ये बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे लिया गया। और क्योंकि हमें पेपर पे दिखाना है, बेसिकली आगे से देख रहे हैं तो इससे हमारे आगे और ये वाला पीछे की तरफ है, पेपर पे दिखाना है थोड़ा सा इसको तिरछा करके दिखाया जाता है। तो यहाँ बोर्ड पे देखिए हम मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कार्बन कार्बन के बीच का ये है, ये बीच का हमने शो नहीं किया, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। अब इन कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ दिखाए, 3 हाइड्रोजन यहाँ दिखाए। अब पहली फॉर्म होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब है कि आपका जो पीछे वाला कार्बन है उसका भी हाइड्रोजन सीधे यहाँ ऐसे स्ट्रेट जा रहा है और जो आगे वाला इसका भी, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, ठीक है। उस समय ये डिस्टेंस मिनिमम है, सबसे कम तब होगा जब ये दोनों ऐसे होंगे। इसके बाद अगर ये घूमना शुरू होंगे तो क्या होगा, वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तिरछे में तो बढ़ेगा ना ये, इस तरीके से अगर आएगा तो सीधा जब होगा तब ये डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन भी अपवर्ड है बिल्कुल सीधे ऊपर, ये भी अपवर्ड, तो इन दोनों के बीच का जो इस समय डिस्टेंस है वो मिनिमम है, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस होने की वजह से ये आपकी कहलाती है, यानी ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाला हाइड्रोजन इसको छुपा लेगा, एक्लिप्स कर लेगा, ठीक है, इसको ऐसे एक्लिप्स कर लेगा, तो ये है आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। सेम इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा, सेम इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा, सेम इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ये आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं ग्रस्त। और दूसरा फॉर्म होता है जहां पर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है 2 हाइड्रोजन्स के बीच में, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पोजीशन क्या है, यहाँ एक हाइड्रोजन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे है और ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, तो इस समय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड की वजह से आगे दिखा रखा है, अदरवाइज अगर ऐसे देखें, ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पर एक को फिक्स रखते हैं, आगे वाला फिक्स है, पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर मैंने घुमा के इसे नीचे किया तो अब देखिए हाइड्रोजन के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये तिरछे में ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, पहले कम था, धीरे धीरे देखिए अगर मैंने इसे रोटेट करना शुरू किया तो बढ़ता जाएगा और सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ का हाइड्रोजन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे हो
और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रेट ऊपर हो, ठीक है। इस तरीके से अगर पोजीशन होगी तो यहाँ हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है, दो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर रिपल्सिव इंट्रैक्शंस भी होते हैं। रिपल्सिव इंट्रैक्शन यानी प्रकर्षण प्रतिकर्षण आपके बल लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? जब ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है मिनिमम होगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से भी यहाँ पर ये घूमता रहता है। थोड़ी सी इससे एनर्जी मिली, मान लीजिए अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ मिनिमम है ये डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर रिपल्सिव इंट्रैक्शंस हमें मिनिमम देखने को मिलेंगी। और इनके बीच की जो भी आपकी फॉर्म्स होती है ना, उन्हें कहते हैं स्क्यू। इनके बीच की जो भी फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगी वो स्क्यूड फॉर्म्स होती हैं। तो स्टैगर्ड, इस वाली हम पोजीशन को बोलते हैं स्टैगर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं सांतरित। जब एकदम बिल्कुल एक के ऊपर एक होगा तो होगा एक्लिप्स यानी ग्रस्त। और इनके बीच का कोई भी अगर वैल्यू होगी, क्योंकि जब हाइड्रोजन घूम रहा है तो तुरंत वहाँ नहीं पहुंचेगा ना, ये भी तो एक पोजीशन बन सकती है, ठीक है, ये भी एक पोजीशन बन सकती है। तो हर एंगल पे ये जो पोजीशन बन रही है वो आपकी क्या फॉर्म्स होंगी, वो आपकी स्क्यूड फॉर्म्स होंगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एंगल है दो हाइड्रोजन के बीच का वो कितना है यहाँ पे 120 डिग्री। तो ये है आपका एक तरीका सॉहर्स प्रोजेक्शन से दिखाने का। न्यूमैन प्रोजेक्शन से ही इसी को फिर से देखते हैं, इथेन का ही मॉलिक्यूल को लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखिए क्या होता है, जो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल हेड ऑन देख रहे हैं। हेड ऑन मतलब बिल्कुल इस तरीके से सामने से देखा जा रहा है, ठीक है। अगर इथेन का मॉलिक्यूल है तो मैं एक कार्बन देख रही हूँ और जो दूसरा कार्बन है पीछे का वो जस्ट इसके बिल्कुल पीछे है, तो मुझे पीछे वाला कार्बन यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पर क्या है, इसको शो कैसे किया जाता है, जो ये पॉइंट है ये तो आपका आगे वाला कार्बन हो गया, ठीक है, और जो पीछे वाला कार्बन है उसे हमने इस सर्कल से दिखा रखा है। तो आगे वाले पॉइंट में जो हमने हाइड्रोजन लिए वो इस तरीके से दिख रहे हैं ब्लैक से, और जो पीछे वाले कार्बन के आपके हाइड्रोजन्स हैं वो क्या है, वो ऐसे दिख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे दिखा रखा है क्योंकि हम एकदम पीछे दिखाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हाइड्रोजन है, तो हमने इसको थोड़ा सा आगे करके दिखा रखा है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये एक्लिप्स फॉर्म दिखा रहा है, ये वाली फॉर्म है, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म है, जहाँ पर आपका पीछे वाला हाइड्रोजन जस्ट आगे वाले हाइड्रोजन के पीछे बिल्कुल एक्लिप्स्ड है, तो ये ग्रस्त हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये वाला आगे वाला जो हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन ठीक ऊपर है, और जो पीछे वाला हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ठीक नीचे। देखो ये वाली फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैगर्ड यानी सांतरित स्टैगर्ड फॉर्म है आपकी ये। और इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है। आपने एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐसे ही रखा है और दूसरे हाइड्रोजन को आपने जो पीछे वाला था उसको घुमाना शुरू किया है, ठीक है, घुमाते घुमाते वो बिल्कुल नीचे तक आ गया। हम इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को देख रहे हैं, और ये जो एंगल का घूमना है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन। डायहेड्रल एंगल भी कहते हैं इसे, द्वितल कोण, एंगल ऑफ टॉर्जन भी कहते हैं इसको, यानी कि मरोड़ी कोण, ठीक है, टॉर्जन ऐसा आएगा, टॉर्जन एंगल या मरोड़ी कोण। अब इन दोनों के बीच में देखिए हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब सबसे पास होते हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन रिपल्सिव इंट्रैक्शंस की वजह से मॉलिक्यूल में होता है स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण बल हो रहे हैं तो इसकी वजह से इसमें एक स्ट्रेन आ जाता है जो मॉलिक्यूल को फिर से क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है। तो वो स्ट्रेन क्या कहलाता है आपका, टॉर्जनल स्ट्रेन, और उसको हिंदी में कहते हैं मरोड़ी विकृति, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कि स्टैगर्ड और आपके एक्लिप्स फॉर्म में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किसमें ज़्यादा स्थायित्व है, तो स्टेबल रहेगा आपका स्टैगर्ड। साफ पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हर हाइड्रोजन के बीच की है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कंप्लीट रोटेशन किया है तो इस हाइड्रोजन को देख रहे हो तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है, ऐसे इस हाइड्रोजन में मैक्सिमम डिस्टेंस है और इस हाइड्रोजन में मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें जब मैक्सिमम डिस्टेंस दिखने को मिल रहा है तो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण बल काफ़ी कम होंगे, इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि एक हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे है, ऐसे इस वाले की बात है, ऐसे इस वाले की बात है, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है रिपल्सिव इंट्रैक्शंस, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये उतना स्टेबल नहीं जितना कि स्टैगर्ड फॉर्म। और जो अनस्टेबिलिटी की वजह क्यों आ रहा है कि टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से आ रहा है, मरोड़ी विकृति की वजह से आ रहा है। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस इसमें कितना है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस। अब अगर मान लीजिए इन रिपल्सिव इंट्रैक्शंस को ओवरकम करके भी हमारा ये एक्लिप्स फॉर्म आता है, रोटेट होकर एक बार एक्लिप्स होता है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी भी होगी जिसको ओवरकम उसने किया होगा। वो एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 12.5 किलो जूल पर मोल है आपका, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है
ऑलमोस्ट नॉर्मल कंडीशन या रूम टेम्परेचर पे भी उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, और इतना तो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उससे भी एनर्जी उसको मिल जाती है। तो इसलिए ये रोटेशन जो है ना ऑलमोस्ट फ्रीली होता रहता है, ठीक है, कंप्लीटली फ्री नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री है, थोड़ी बहुत एनर्जी लग रही है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है वो ऊर्जा। तो यहाँ पर इसमें रोटेशन होता रहता है आसानी से। तो ये क्या है आपका फ्री रोटेशन है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री रोटेशन है, मुक्त आपका इसमें घूर्णन हो रहा है। और इसी वजह से हम इन दो फॉर्म्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, आज तक इसको सेपरेटली अलग से नहीं लाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम सेपरेट कर सके एक्लिप्स फॉर्म को और स्टैगर्ड फॉर्म को। तो ये है आपकी कन्फर्मेशंस। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri